हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, केवल 1 से 1.5 महीने की तैयारी की थी। और ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 था उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए थे। पेपर 1 में 117 मार्क्स, और जो पेपर 2 था उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम कह देते हैं, और यूपी SSC का पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, और ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किए हुए हैं। इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 3 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये पेपर नंबर 13 है। इससे पहले 12 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और रोज़ सुबह हम चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड कर देते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे आकर के आप चैनल पर एक नई वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको ठीक सुबह 10 बजे आ जाना है, वीडियो देखनी है, क्योंकि पूरे दिन भर में से आप एक वीडियो देखने के लिए तो टाइम आसानी से निकाल ही सकते हैं। और दोस्तों, ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आपकी तैयारी एकदम बेहतर होगी। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्जाम में 117 मार्क्स आए, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको एकदम अच्छे से इस चैनल पर करवाऊंगा, जिससे पढ़कर आप भी आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्जाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। अगर आप 30 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से 120 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद आपको ये बेल आइकन बन करके आएगा, और जब आप इस बेल आइकन पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, और इनके जो आंसर्स हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आपको आंसर्स के लिए परेशान नहीं होना है कि कहीं आपका जो आंसर है वह गलत तो नहीं हो जाएगा। सभी के जो आंसर्स हैं वो एकदम रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। आपको बेफिक्र होकर के अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर देने के 2 तरीके होते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से 3 वाक्य सही होंगे और 1 वाक्य गलत होगा, या फिर 3 वाक्य गलत होंगे और 1 वाक्य सही होगा। तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा सही आंसर होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, जब बालक का विकास शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर यानी कि शरीर के सिरों की ओर होता है तो इसको हम अधोगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। जब बालक का विकास शरीर के मध्य से शुरू होकर शरीर के सिरों की ओर जाए, बाहर की ओर जाए, तो इसे हम अधोगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, अधोगामी विकास के सिद्धांत में क्या होता है, बालक का विकास शरीर के मध्य से होकर, शरीर के मध्य से होकर का मतलब शरीर के धड़ से होकर बाहरी हिस्सों यानी कि हाथ पैरों की ओर चलता है। तो देखिए, धड़ से शुरू होता है। तो अधोगामी में क्या लिखा हुआ है, ध। अधोगामी में अ के बाद क्या लिखा हुआ है, धो। धो का मतलब ध। तो धड़ से शुरू होकर के बाहर की ओर चलता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अधोगामी विकास के सिद्धांत में बालक का विकास शरीर के धड़ से शुरू होकर के बाहर की तरफ चलता है, यानी कि धड़ कहाँ होता है, केंद्र में। तो केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर चलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यहाँ दिया हुआ है शीर्षगामी। तो शीर्षगामी का अर्थ होता है जब बालक का विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर चलता है तो उसे हम शीर्षगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इसे आप याद कैसे रखेंगे, देखिए,
शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊंचा। शीर्ष का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा होता है हमारा सिर। तो जब हमारा विकास सिर से पैरों की ओर चले तो इसे शीर्षगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विषय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? तो इस क्रिया में जो अध्यापिका है वह आगमनात्मक सिद्धांत का प्रयोग कर रही है। क्यों? देखिए, जब शिक्षक के द्वारा बालक को पहले उदाहरण दिए जाएं और फिर उन उदाहरणों के आधार पर नियमों की व्याख्या करने के लिए बोला जाए या नियम निर्धारित करने के लिए बोला जाए तो इस विधि को हम आगमनात्मक विधि कहते हैं। आगमनात्मक विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम निर्धारित करने के लिए बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 निगमनात्मक। तो निगमनात्मक सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चों को पहले नियम सिखाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें उदाहरणों के बारे में बताया जाता है। तो निगमनात्मक और आगमनात्मक में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। निगमनात्मक में पहले नियम बताए जाएंगे, उसके बाद उदाहरण बताए जाएंगे, और आगमनात्मक में पहले उदाहरण बताए जाएंगे, उसके बाद नियम बताए जाएंगे। तो देखिए, आपको याद कैसे रख पाएंगे? ये लिखा हुआ है निगमनात्मक। तो निगमनात्मक में क्या लिखा हुआ है? ने। निगमनात् के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? ने का मतलब पहले इसमें नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? यानी कि एक बच्चा है जिसे देखने में परेशानी होती है, तो कौन सी सामग्री है जो उसके लिए लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोव लाभदायक होगी, बच्चा छू करके उसको महसूस कर सकता है। जिन बच्चों को देखने में परेशानी होती है उन बच्चों के लिए स्पर्श करने वाली सामग्री हमेशा लाभदायक होती है। ऑप्शन नंबर 2 दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बालकों को पढ़ने में मदद करे, तो ये भी सही है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। जो ब्रेल लिपि है वो उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन बच्चों को देखने में कठिनाई होती है। तो ब्रेल लिपि में अगर पुस्तकें लिखी हुई होंगी तो जिन बच्चों को देखने में परेशानी होती है वो बच्चे उनको छू करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें देना, तो ये गलत है। अगर बच्चे को देखने में परेशानी है और हम उसे ऐसी पुस्तकें दे दें जिनमें अक्षर छोटे छोटे लिखे हुए हों तो ये उसके लिए लाभदायक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का विश्वास क्या होना चाहिए? किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, तो बिल्कुल गलत है। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा वाक्य ही नेगेटिव हो जाएगा। अधिगम केवल कक्षा में ही नहीं होता है बल्कि कक्षा से बाहर भी होता है, परिवार के साथ भी होता है, समाज के साथ भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। विविध एक पॉजिटिव वर्ड है, समृद्ध अनुभव लाना पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर मतलब सही ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, तो कठोर नियंत्रण नेगेटिव वर्ड है, और सिर्फ अध्यापक निर्देश दे, तो निर्देश देना नेगेटिव वर्ड है, तो ये पूरा ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। हमें बच्चों को कठोर नियंत्रण में नहीं रखना है और ना ही शिक्षक के द्वारा बालकों को निर्देश देने चाहिए। बच्चों को हमें स्वतंत्र छोड़ना है पढ़ाई करने के लिए, और अध्यापकों को बच्चों को निर्देश नहीं देने बल्कि अच्छी तरह से चीज़ों को बच्चों को समझाना है। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ही एक नेगेटिव वर्ड होता है, सिर्फ केवल ही, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा वाक्य भी नेगेटिव हो जाएगा। हमें बच्चों को केवल नेगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों को केवल ड्रिल और अभ्यास नहीं करवाना है बल्कि हमें चीज़ों को बच्चों को सिखाने पर जोर देना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है? ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो जो बच्चे होते हैं वह प्रारंभिक बाल्यावस्था में कल्पनाशीलता वाले खेल खेलते हैं, और दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। अगर ऑप्शन में प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्थान पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया हुआ हो तो वही हमारा सही आंसर
हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि जो बुद्धि होती है वह अनेकों प्रकार की होती है, यानी कि जो बुद्धि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, अनेकों प्रकार की होती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। भाई जब बुद्धि कई प्रकार की होगी मतलब बुद्धि बहुत प्रकार की होगी। बहुत प्रकार का मतलब बहु प्रकार। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया है। लॉरेंस कोलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है जो हमें बताता है कि बच्चा बाहरी रूप से अभिप्रेरित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो पहला जो ऑप्शन है वह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। जब भी बच्चा अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है, ठीक है, जब भी बच्चा अपनी रुचि से अभिरुचि से कोई कार्य करता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करता है, तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 2, सितारा अपने स्वसंतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। तो ये वाला ऑप्शन भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्यों? देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वसंतोषण के लिए, यानी कि जो बालक है या बालिका है वह अपनी संतोष के लिए, वह स्व का मतलब अपने आप के, वह अपनी आप के संतोषण के लिए नियमित तौर पर बड़ों से प्रतिपुष्टि लेती है, फीडबैक लेती है। तो यह भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्यों? देखिए अपने अधिगम को, यानी कि भाई अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए यानी मजबूत करने के लिए शोध करते समय विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। तो जब भी बालक विभिन्न स्रोतों की सहायता ले अपने अधिगम के लिए, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। तो यहाँ दे रखा है नगद इनाम पाने के लिए। तो नगद इनाम पाना, पुरस्कार पाना, ये सभी बाहरी अभिप्रेरणा के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 खेलकूद, तो ये सही है, खेलकूद के द्वारा बच्चे का अधिगम होता है। घर, तो ये भी सही है, जब बच्चा अपने परिवार के लोगों के साथ होता है तो परिवार के लोगों से भी उसे सीखने के लिए मिलता है, उसका अधिगम होता है। कक्षा कक्ष, स्कूल में भी बच्चे का अधिगम होता है, क्लास में भी बच्चे का अधिगम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये तीनों दिए गए हैं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को, यानी कि एक ऐसी कक्षा जिसमें अनेकों भाषाएं सीखी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर गलत है, हमें मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित नहीं करना है बल्कि प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर 2, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ही एक नेगेटिव वर्ड है इसलिए पूरा ऑप्शन नेगेटिव हो जाता है, गलत हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जा रही है हमें केवल उसी का प्रयोग नहीं करना है बल्कि बच्चा जो भाषा चाहे उस भाषा का प्रयोग क्लास में कर सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही है, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। विविधता एक पॉजिटिव वर्ड होता है। और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही बोला गया है, हमें बच्चों को अनुमति देनी चाहिए कि जिस भाषा में उनका इंटरेस्ट है, रुचि है, वे उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये वाक्य भी गलत है, अंग्रेजी को छोड़कर बाकी की भाषाओं को हमें उपेक्षा करनी चाहिए, अनदेखी करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्लास में सभी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए
और बालक जिस भाषा में सूटेबल हो, जिस भाषा को बालक पसंद कर रहे हो, उस भाषा को इस्तेमाल करने की हमें बालकों को छूट देनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है? ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? तो वह सकर्मक अनुमान की दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि क ख से बड़ा है, ख ग से बड़ा है और बालक अनुमान लगाता है कि क ग से बड़ा है, तो इस तरह की बात जब बोली जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा सकर्मक अनुमान। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा और इसको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित रखेगा। तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। टीचर क्या करती है, क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ाती है तो वह कुछ ही बालकों से चीज़ें पूछ लेती है और बाकी के बच्चों से नहीं पूछती। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित रहना पड़ेगा, यानी कि सभी बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, बिल्कुल गलत है। इससे सभी बच्चों को समान करने में फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, यानी कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ऐसा करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तो ये भी गलत बात है। क्या ये बच्चों की श्रेष्ठता को पहचानने का अच्छा कौशल है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो बोला गया है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से यह वंचित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। दोस्तों, जब भी लड़कों के लिए कुछ अलग प्रकार की चीज़ें बताई जाएं और लड़कियों के लिए कुछ अलग प्रकार की चीज़ें बताई जाएं और लड़के और लड़की में अंतर किया जाए, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जब भी ये बोला जाए जैसे कि मान लीजिए तुम लड़कियों की तरह मत रो, तुम लड़के हो, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। लड़कियां, मान लीजिए लड़कियों को केवल संगीत सिखाया जाता है और लड़कों को क्या किया जाता है, लड़कों को मान लीजिए क्रिकेट फुटबॉल खिलाए जाते हैं, तो ये भी जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। जब भी लड़के लड़की में भेदभाव किया जाए तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो यह संज्ञान और संवेग के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संज्ञान का मतलब हो गया एक तरह से बच्चे का जो ज्ञान है, और संवेग हो गई, संवेग का मतलब हो गया बच्चों के अंदर का भय, क्रोध, प्रेम, स्नेह, ये सब संवेग होते हैं। तो कोरोना महामारी ने बच्चे को एक तरह से, बच्चे के जो संवेग होती हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाला था। तो संज्ञान और संवेग हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोड़ज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? एक बालक है जिसे कि गणित में कठिनाई होती है, तो हमें उसके समावेशन के लिए, हमें चीज़ों को सही ढंग से उसे सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करनी चाहिए। तो गलत है, हमें सख्त समय बाध्यताएं नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, सख्त और समय बाध्यताएं बनाना नेगेटिव वर्ड है, इसलिए पूरा ही ऑप्शन नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गलत हो गया, क्यों? सिर्फ नेगेटिव वर्ड है और मानकीकृत तरीके नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया।
विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। तो ये बिल्कुल सही है। हमें बच्चे को अगर बच्चे को गणित में पढ़ने में समझने में कठिनाई है तो हमें इस बच्चे को कैलकुलेटर उपलब्ध कराना चाहिए और ऐसी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए जिससे उसके लिए चीज़ों को सीखना आसान हो। ऑप्शन नंबर 4, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभाव करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़नी चाहिए। गलत है। क्या हमें बच्चे के लिए उसको अलग और ज़्यादा सामग्री को जोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ज़्यादा सामग्री को हमें नहीं जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वह लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है और इसमें उत्तर पारंपरिक चरण होता है, पारंपरिक चरण होता है और पूर्व पारंपरिक चरण भी होता है। सबसे पहले आता है पूर्व पारंपरिक चरण, उसके बाद आता है पारंपरिक चरण, उसके बाद आता है उत्तर पारंपरिक चरण। और हाँ सही है, सबसे पहले आएगा पूर्व पारंपरिक चरण, उसके बाद पारंपरिक चरण, उसके बाद उत्तर पारंपरिक चरण। ये जो ऑप्शन नंबर 2 बोला गया है अपारंपरिक चरण, ये लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नहीं आता है, तो यही सबसे डिफरेंट है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। और जब आप सब्सक्राइब पर दबाएंगे तो इस तरह की बेल बन करके आएगी, इस बेल पर आपको दबाना है। और जब आप इस बेल को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा कर रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सही वाक्य बोला गया है। हमें मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना चाहिए। चर्चा करना पॉजिटिव वर्ड है, सुसाध्य करना पॉजिटिव वर्ड है। छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड है। पहला ऑप्शन पॉजिटिव हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, हर समस्या के लिए एक ही आ गया, ही नेगेटिव वर्ड है। एक ही जैसी पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना, यह भी गलत है। ठीक है, हर एक समस्या के लिए हमें एक जैसी पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं करना है। समस्या का हल करने के लिए हमें समस्या के अनुसार ही पद्धतियों को अपनाना है। ऑप्शन नंबर 3, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। विविध एक पॉजिटिव वर्ड है। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विविध प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन, तो विचार मंथन करना पॉजिटिव वर्ड है, एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना करनी चाहिए, यानी कि बालकों को उल्टा सीधा बोलना चाहिए, गलत है। मापदंड नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करनी चाहिए, तो हमें बालकों के अभिभावकों से उसकी शिकायत नहीं करनी है, तो ये भी गलत हो गया। स्वयं ही कठोर अटल नियमों का निर्धारण, तो कठोर नियम बनाना, अटल नियम बनाना नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, यानी कि हम जब भी कोई नियम बना रहे हो, मापदंड बना रहे हो, तो उसमें हमें बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, एक सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन का गुण होता है। अभिसारी चिंतन नहीं होता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ये होता है। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, तो ये भी होता है। जो बच्चा सृजनात्मक होता है वो नई नई चीज़ों की खोज करता है, तो यही इसमें बोला गया नवीन, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हुआ। तो पहला, तीसरा और चौथा कहाँ दे रखा है? देखिए, पहला, तीसरा, चौथा दे रखा है तीसरे ऑप्शन में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक प्रतिवर्तन करने योग्य हो जाता है। ठीक है, प्रतिवर्तन करने योग्य हो जाता है। दोस्तों, प्रतिवर्तन का मतलब होता है कि बच्चा जैसे प्रतिवर्तन को हम प्रतिवर्तीयता भी कह देते हैं। तो बालक के अंदर प्रतिवर्तीयता का गुण, प्रतिवर्तन का गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसमें बच्चा क्या करता है कि 1 से लेकर के 100 तक गिनतियां पढ़ लेगा और उनको उल्टा करके यानी 100 से लेकर के 1 तक भी गिनतियां पढ़ लेगा। तो इसी को हम प्रतिवर्तन या प्रतिवर्तीयता कहते हैं कि बच्चा उल्टा करके भी चीज़ों को पढ़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यानी कि जो शिक्षक है वो बालक को सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। जब भी शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता की जाए, बालक के कार्य को समर्थन दिया जाए, तो उसको हम रचनात्मकता कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन हम उसको कहेंगे। बाकी के ऑप्शन देखिए। मानकीकृत, मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, योगात्मक नेगेटिव वर्ड होता है। योगात्मक मूल्यांकन साल के अंत में किया जाता है। मानक संदर्भित, मानक भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट है। रचनात्मक, रचनात्मक एक पॉजिटिव वर्ड है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बालक के विकास की प्रक्रिया का थोड़ा बहुत पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, तो ये गलत है। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, तो ये भी गलत है। एक दिशात्मक नहीं होता, बालक का विकास बहुदिशात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 2 बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बालक का विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर 3 सभी बच्चों के लिए एक समान है। विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान होती है, गलत है, एक समान नहीं होती। सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ माता पिता, तो सिर्फ आ गया, सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड है। माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो बालक का विकास माता पिता से मिलने वाले आनुवंशिक गुणों और पर्यावरण से सीखी हुई चीज़ों पर निर्भर करता है, ना कि केवल आनुवंशिक गुणों पर। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वही हमारा सही स्टेटमेंट है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? मतलब कि क्या उसको नहीं करना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, तो ये वाला वाक्य सही है। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करनी चाहिए। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मानकीकृत नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना चाहिए, सही है। अगर बच्चे को आवश्यकता है तो शिक्षक के द्वारा उसको पाठ प्रदान करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए, तो ये भी सही है। विद्यार्थी अगर प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए, उनका अवलोकन करना चाहिए कि बच्चे सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? तो अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो गलत है। अगर बच्चे त्रुटियां करते हैं तो क्या ये एक लज्जाजनक कार्य होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। बच्चे जो गलतियां करते हैं वही अधिगम का ही एक हिस्सा होती हैं। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं, तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। बच्चों की गलतियां शिक्षक को जानकारी देती हैं कि बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को सीख रहा है। ऑप्शन नंबर 4
अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो हमें बच्चों को डांटना नहीं है। अगर बच्चा गलतियां कर देता है कोई भी कार्य करते समय तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो स्वनिर्देशित। ठीक है, स्वनिर्देशित। अगर बालक सीखते समय चीज़ों को अपने आप ही निर्देश देता है, अपने आप से ही उन्हें निर्देशित करता है, तो यह अधिगम का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। अधिगम सबसे प्रभावशाली तब होगा जब वह मुख्यतः स्वनिर्देशित होता है। शिक्षक निर्देशित नेगेटिव वर्ड है। अगर शिक्षक के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं तो यह नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नेगेटिव वर्ड है। सहपाठियों द्वारा निर्देशित यह भी नेगेटिव वर्ड है। अगर हम सहपाठियों के द्वारा सहयोग करके सीख रहे हैं तो वो अच्छी बात होती है, पॉजिटिव वर्ड होता है। लेकिन अगर सहपाठी चीज़ों को निर्देश दे रहे हैं तो यह गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तो गलत है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रोत्साहित नहीं किया जाता, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, तो ये भी गलत है। यंत्रवत का मतलब हो गया जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा। यंत्रवत का मतलब रटना, यानी कि पाठ्य पुस्तक में चीज़ें जैसी लिखी गई हैं वैसी की वैसी हमें याद कर लेनी चाहिए, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत है। अधिगमकर्ता का मतलब पढ़ने वाले बालक। जो बालक बालिकाएं होती हैं क्या वो निष्क्रिय होते हैं? नहीं, वो एकदम सक्रिय खोजकर्ता, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, तो ये वाक्य बिल्कुल ही सही बोला जाता है, सही बोला गया। बच्चों ने पूर्व में चीज़ें सीखी हुई हैं, बच्चों ने पहले से ही जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उसे हमें नए ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, यानी कि हमें ऐसा पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए जिसका कोई संदर्भ बच्चों के लिए नहीं है, गैर संदर्भित है, तो ये गलत है। गैर संदर्भित एक नेगेटिव वर्ड होता है। सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, यानी कि अहस्तक्षेप का मतलब है हमें सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग नहीं करना है, उनका हस्तक्षेप नहीं करना है, तो ये भी गलत है। जबकि बच्चों के सीखने के लिए सांस्कृतिक कारक बहुत ही जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, रटकर याद करने पर बल देना, तो ये गलत है। क्यों? क्या हमें रटकर याद करने पर बल देना है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4, सहकर्मी योग्यता, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। योग्यता नहीं है, सहयोगिता। सहकर्मी सहयोगिता, यानी कि सहकर्मी का मतलब हो गया कई सारे बालक वो आपस में एक दूसरे के सहकर्मी हो गए। सहयोगिता का मतलब उन्हें आपस में एक दूसरे का सहयोग करके सीखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो देखिए 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो बाकी के ऑप्शन से डिफरेंट है, इसलिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। हमें बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन कारण आर, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षण के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। हम केवल पेपर पेंसिल पर बच्चे का टेस्ट करवा करके, परीक्षण करवा के बच्चे की सभी योग्यताओं का पता नहीं लगा सकते, तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर, दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? तो परिवार और पास पड़ोस को छोड़ के जितनी भी संस्थाएं होती हैं वह सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। तो मीडिया द्वितीयक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं द्वितीयक संस्थाएं, विद्यालय भी द्वितीयक संस्थाएं। जो परिवार है, परिवार क्या है? परिवार एक प्राथमिक संस्था है, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे द्वितीयक संस्थाएं,
तो दूसरा, तीसरा और चौथा कहाँ दे रखा है? तो किसी भी ऑप्शन में दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं दे रखा है, एक सभी में दे रखा है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है, ये हमारे तीनों ऑप्शन होंगे। ठीक है। मीडिया धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय यह सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं, और जो परिवार है वह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था होती है। परिवार और पास पड़ोस सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चों को लिखित सामग्री के साथ साथ ऐसी पुस्तकें भी देनी चाहिए जो कि जिनसे बच्चों को सुनने में सहायता हो। जैसे कि हम बच्चों को सीडी या डीवीडी उपलब्ध करा सकते हैं, जिन्हें सुन करके बच्चे अधिगम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तर्क आर, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। और तो ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, और जब हम उनको अलग अलग तरह की सीखने की चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे तो ये बालकों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, इससे बालकों की ज़रूरतें पूरी होंगी। तो कथन ए और आर दोनों ही सही हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसमें दे रखा है केवल, और केवल एक नेगेटिव वर्ड है। समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, ये सही है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये सही है। समालोचनात्मक चिंतन पॉजिटिव वर्ड होता है, समस्या समाधान पॉजिटिव वर्ड होता है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। यानी अन्वेषण निर्धारित का मतलब हो गया बच्चे को प्रयोग करनी चाहिए, खोज आधारित का मतलब हो गया बच्चे को रिसर्च करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। तो अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा देखिए कहाँ दे रखा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर इसमें पहला वाला नहीं हो तब। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही है, ये गलत है। तो ये तीनों जिस ऑप्शन में दे रखे होंगे वही हमारा आंसर होगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये तीनों नहीं दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन हम CDP के इस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर दबाइए। इस पर दबाने के बाद ये बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबाना है। इससे दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख करके चले जाते हैं, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।